नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यह वीडियो सामान्य भूगोल का वीडियो है और इस वीडियो में आप 25 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को क्या करें कि कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साथ साथ ना इसमें आपका कोई समय जाएगा और ना साथ साथ इसमें कोई आपका खर्च लगने वाला है। आपसे विनम्र आग्रह है, कम से कम वीडियो को लाइक कर दे और जब वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का ये सेशन में कुल 25 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए। बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी है परमाणु भौतिक और ऑप्शन डी है कृषि विज्ञान। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक इन्हें ही कहा जाता है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कृषि विज्ञान होगा। क्या होगा? कृषि विज्ञान होगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो होता है ना, यह पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसल नगद फसल नहीं है? ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है मूंगफली। तो यहाँ देखिए, जूट भी हमारा नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है, मूंग भी नकदी फसल है और ज्वार जो होता है ये मोटा अनाज में आता है। किस में आता है? मोटा अनाज में आता है। और आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है मालवा का पठार और ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार होगा। भारत के क्षेत्र में जो खनिज संपदा क्षेत्र जो कहा जाता है वो छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है झारखंड। तो कोरबा कोयला का जो क्षेत्र है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है? कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है झारखंड। तो लिग्नाइट कोयले का जो विशालतम भंडार है वो भारत में तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है तातीपाका। तो भारत में जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है ना, ये तेल शोधनशाला क्षेत्र जो है ना, ये आपका जामनगर में है। कहाँ है? जामनगर में है। और यह RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा यह जो है ना, ये तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज संपदा नहीं है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है जिप्सम और ऑप्शन डी है लिमोनाइट। तो देखिए, हेमेटाइट से आपको पता होगा कि हम आयरन लौह इस्पात जो होता है ना, वो हेमेटाइट से इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से आपको पता होगा कि एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। लिमोनाइट से भी लोहा प्राप्त किया जाता है। जबकि जिप्सम जो होता है ना, ये जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं और यह खनिज धातु संपदा
नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, थोरियम किस खनिज संपदा से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है मोनाजाइट और ऑप्शन डी है लिमोनाइट। तो देखिए, थोरियम जो होता है ना, अभी तो आपको मैंने बताया हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट के बारे में बता ही दिया। मोनाजाइट जो है ना, मोनाजाइट से हम थोरियम प्राप्त करते हैं। और यह भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह केरल में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि थोरियम उत्पादन क्षेत्र में सबसे प्रथम राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो केरल है। मोनाजाइट जो है ना, मोनाजाइट जो खनिज संपदा प्राप्त होता है, उससे हम थोरियम का क्या करते हैं? थोरियम प्राप्त करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। अब देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1964 में। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और यह सोवियत संघ के, किसके? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है पानीपत। तो भारत में पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है ना, ये आपका पानीपत में लगाया गया था। हरियाणा के कहाँ? हरियाणा के पानीपत में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 2013 में। याद रहे, 2013 में भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है ना, वो पानीपत में स्थापित किया गया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है सातवां। तो विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। जबकि फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर चीन है। याद रहे, सीमेंट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो है ना, वो चीन रखता है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? तो भारत है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है नांगल, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है ट्राम्बे और ऑप्शन डी है सिंदरी। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ना, यह सिंदरी में स्थापित किया गया था। जिस समय यह स्थापित हुआ था, उस समय सिंदरी बिहार में ही पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में यह झारखंड में चला गया है। और सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1951 ईस्वी में। याद रहे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ना, उसकी स्थापना सिंदरी में हुई थी। और इसकी स्थापना किस वर्ष? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। सिंदरी अभी वर्तमान में कहाँ है? तो झारखंड में है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है खाद, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है वस्त्र। तो नेपा नगर जो है ना, नेपा नगर कागज उद्योग के लिए, अखबारी कागज जो होता है ना, अखबार छपने वाला जो कागज होता है, उसके लिए, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर बहुत फेमस है। नेपा नगर कहाँ है? तो नेपा नगर एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है नागपुर। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है ना, वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बालेश्वर, ऑप्शन सी है कोवलम और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो देखिए, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कौन कौन से? तो एक आपका अरब सागर
है ना, अरब सागर। दूसरा बंगाल की खाड़ी, कौन, बंगाल की खाड़ी। और तीसरा जो आपका है वो कौन है, तो ये आपका है हिंद महासागर। ये कहाँ पे मिलता है तीनों, तो कोवलम में मिलता है। कोवलम है कहाँ, तो केरल में है, केरल राज्य में कोवलम स्थित है। ध्यान रहे, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, तो केरल के कोवलम में मिलते हैं। और तीनों जो सागर जो है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है पोलैंड में, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड में और ऑप्शन डी है जर्मनी में। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला जो है ना वो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है गैबन, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है लाइबेरिया और ऑप्शन डी है अंगोला। अगर अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे तो उस मैप में आप देखेंगे जो पश्चिमी क्षेत्र यानी अटलांटिक सागर जो है ना, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र वाले जो समुद्र तटीय क्षेत्र से जो लगे हुए अफ्रीका के देश है उसमें आपको गैबन जो है ना, गैबन देखने को मिल जाएंगे, लाइबेरिया भी देखने को मिल जाएंगे और अंगोला भी देखने को मिल जाएंगे। जबकि बोत्सवाना जो है ना, ये बोत्सवाना कंट्री आपका लैंड लॉक्ड एरिया है। यह अगर मैप देखेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका के जस्ट उत्तर में बोत्सवाना कंट्री आपको दिखेगा। तो ये कंट्री क्या है, लैंड लॉक्ड है। जबकि यहाँ से आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कांटो मैदान किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है बोत्सवाना, ऑप्शन सी है लाइबेरिया और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो कांटो मैदान जो है ना ये आपका जापान में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो कांटो मैदान है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सारगैसो सागर किस महासागर के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो सारगैसो सागर जो है ना आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो महावेली गंगा जो है ना ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। याद रहे, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, चीसा पानी गार्ज किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है नेपाल। तो चीसा पानी गार्ज जो है ना ये आपका नेपाल में अवस्थित है। कहाँ है, नेपाल में अवस्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बलखास झील स्थित है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। तो बलखास झील जो है ना वो कजाकिस्तान देश में स्थित है। कहाँ है, तो कजाकिस्तान देश में बलखास झील स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन बी है शनि ग्रह को, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह को और ऑप्शन डी है यूरेनस ग्रह को। तो आंतरिक ग्रह जो है ना इनमें से मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को। अब याद रहे आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो बुध को कहा जाता है, बुध के बाद शुक्र को कहा जाता है, उसके बाद पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद मंगल है। ये तीनों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि बाह्य ग्रह के रूप में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है ना, इन सभी को
आप क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट कायांतरिक चट्टान में है। मार्बल कायांतरिक चट्टान में है। नाइस ये भी कायांतरिक चट्टान में है। जबकि डोलोमाइट जो है ना, ये आपका अवसादी चट्टान है। क्या है, अवसादी चट्टान है, याद रहे यह डोलोमाइट क्या है, अवसादी चट्टान है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे और आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों में लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे चैनल बहुत लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक बटन दबाने में आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा और मेरे लिए वह एक मतलब संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।